हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CS विदराज। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को सेकेंड सेशन का सेक्शन A, B एंड C का थर्ड क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, उसका पूरा सोल्यूशन। आज हम लोग फोर्थ 5 एंड 6 मतलब कुल मिला के 3 3 6 3 9 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे चैनल में और अच्छी खासी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है फोर्थ का ही का कि आपको यहाँ पर एक सेट दिया है R = 0 1 2 3 4 5। इसमें क्या कहना है कि ये कॉम्पिटिटिव रिंग विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूल 6 + 6 एंड मल्टीप्लिकेशन 6 मॉड्यूल मतलब मल्टीप्लिकेशन 6। मतलब ये क्या किया, आपको इसको प्रूव करना है कि आपको ये सेट दे दिया है, इसको आपको प्रूव करना है कि ये कॉम्पिटिटिव रिंग है किसके रिस्पेक्ट में +6 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6। तो इसको हमको प्रूव करने के लिए आसानी से प्रूव करेंगे। पहले क्या करेंगे, क्लोजर टेबल बना लेंगे। तो क्लोजर ये मैंने किसके रिस्पेक्ट में बनाया, ये +6 के रिस्पेक्ट में बनाया। देखिए 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो क्या किया, 0 से 0 0 1 0 2 0 3 0 पे 4 0 पे 5 ये आप सब जानते हैं सब। अब हम पहले वीडियो में इसको डिस्कस कर दिए। ये पहले आपका +6 के रिस्पेक्ट हो गया। उसके बाद में यहाँ देखिए क्लोजर लॉ, इसमें देखिए प्लस के रेस्पेक्ट में आपको अबिलियन प्रूव करना होता है, और जो मल्टीप्लिकेशन क्या है ना, इसके लिए आपको पहले उसको प्रूव करना होता है सेमी ग्रुप। लेकिन जब रिंग की बात मतलब सेमी ग्रुप करना पड़ता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्लोजर लॉ है। तो ऑल एंट्रीज बिलोंग टू द, देखिए सभी बिलोंग कर रहे हैं ना, 0 से 5 तक इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो ये आपका क्लोजर हो गया, ठीक है गाइस। उसके बाद में देखिए 1 सेकंड, ये देखिए 0 से 1 तक पूरा 0 से 5 तक बिलोंग कर रहे हैं, जितना एलिमेंट इसमें दिए सब इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका क्लोजर हो गया है। दूसरा है कि क्या, एसोसिएटिव लॉ आप ऐसे दिखा दीजिएगा, मतलब कि उसमें कोई 2 एग्जांपल लेकर दिखा दीजिएगा, या ऐसे आप लिख दीजिएगा एसोसिएटिव लॉ है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। हमेशा एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होते हैं। उसके बाद में इनवर्स एलिमेंट क्या है, 1 का जहाँ पर देखिए 1 का जहाँ 0 है, जैसे 1 का जहाँ 0 होगा, 1 किस में 0 5 का, तो ये इनवर्स हो गया। जैसे कि 2 किसका 0 4 पे है, तो ये सब इनवर्स हो गया है, ठीक है। अब कम्युनिकेटिव लॉ आप दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो ये अबिलियन हो गया। अब ऐसे विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूल 6 मल्टीप्लिकेशन 6 कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 और 0 है, इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 1 मल्टीप्लाई किया, ये सब 0 0 हो जाएंगे। ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 1 2 3 4 5 लगातार क्रम से मिला, तो ये आपका इस पर क्या है, वो 1 जो है आइडेंटिटी हो। हमेशा मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 ही होता है, ठीक है। क्लोजर ला देखिए, इसमें सभी एंट्रीज इसमें बिलोंग करें तो क्लोजर हो गया। ऐसे एसोसिएटिव भी ला हो जाएंगे आप, ये मतलब तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले ये दोनों करके तो ये आपका बराबर हो जाएगा, तो ये ऐसे आपका हो जाएगा एसोसिएटिव ला भी हो जाएगा। उसके बाद में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव ला में आपको बस यही एक चीज़ और है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव ला क्या होता है, मतलब जैसे देखिए इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसके रिस्पेक्ट कब करना है ये आपको जानना जरूरी है। तो ये मतलब हमेशा डॉट का मतलब ये मतलब मल्टीप्लिकेशन का ओवर प्लस के ऊपर किया जाता है, जैसे A मल्टीप्लिकेशन B + C, ठीक है। ऐसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल 0 1 2 3 लेकर आप प्रूव करेंगे तो यही बराबर आ जाएगा। अब कम्युनिकेटिव रिंग हमको प्रूव करना है, तो कम्युनिकेटिव लॉ भी इसको फॉलो करना चाहिए। तो कम्युनिकेटिव लॉ मतलब A × 6 B = B × 6 से, जैसे यहाँ पर 0 × 6 1 = 1 × 6 0, तो इसका वैल्यू क्या होगी 0 और 0 = 0, तो कम्युनिकेटिव लॉ भी प्रूव हो गया। और उसके बाद आइडेंटिटी लॉ एक देख लीजिए, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है, पहले से हमने क्लोजर टेबल में बता दिया। तो ये जो है आपका कम्यूटेटिव रिंग तो है, कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनरी, ठीक है। यूनरी होता है, यूनरी एलिमेंट मतलब 1, ठीक है। यूनरी का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ का ये था, इसको ऐसे आप प्रूव करने चाहिए आपको डायरेक्ट का। इसमें तो कम्युनिकेटिव रिंग का है, आपको पूछ लेगा कि रिंग प्रूव करिए, तो ऐसे ही आपको प्रूव करना। रिंग के लिए पहले एक मतलब प्लस के रेस्पेक्ट में अबिलियन प्रूव करिए, और डॉट के रेस्पेक्ट में आप उसको सेमी ग्रुप मतलब एसोसिएटिव तक जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ये आता है फोर्थ B का, इसमें हाइस्ट डायग्राम बनाना है इसका, किसका PA। यहाँ पर आपको पावर सेट दिया है, कोई भी सेट A दिया आपको ABC, और इसका पावर सेट का जो तुमको आपको हाइस्ट डायग्राम बनाना वो भी सबसेट के रेस्पेक्ट। मैंने ये ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कस कर चुका हूँ इसके पीछे। जैसे कि इसका पावर सेट का क्या हो जाएगा पूरा 5 ABC AB BC AC ABC, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था कैसे आया, क्योंकि पावर सेट की मतलब क्या होता है कि जितने एलिमेंट इसमें हैं 3 हैं, तो इसके बाद 2 के पावर 3 मतलब 8 एलिमेंट आएंगे, और मतलब 5 को पहले इंक्लूड कर लेंगे। तो ये ऐसे मैंने आपको यही सेम वो क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूँ। 5 से स्टार्ट करेंगे, A भी गया, B भी गया, C भी गया, फिर A से AB गया, फिर उसके बाद में A से AC गया, फिर ऐसे C से BC और B से BC गया, ऐसे ABC गया, ठीक है। तो ये आपको बना लिया, और उसको प्रूव कर देना कि लैटिस है कि नहीं, ये लैटिस है, ठीक है। क्योंकि सब पेयर पे क्या मिल रहा है हमको, LUV NGL में मिल रहा है, ठीक है। ऐसे अब आते हैं 4 C का।
4C का क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये इसमें आपको ये जी दे दिया है, उसमें आपको क्या करना है कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका बाइनरी ऑपरेशन आपको दिया, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो इसको डिटरमाइन करना है कि होता है जी इज अबेलियन और नॉट। तो जी अबेलियन और नॉट, पहले हमको इसको क्या मल्टीप्लिकेशन के रूप में हमको इसका क्लोजर टेबल बना लिया। पूरा क्लोजर टेबल आप लोग बनाना जानते हैं, जितने एलिमेंट दिए हैं उतना लिख दीजिए, 1 - 1 i - i, ऐसे 1 - 1 i - i, तो उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए 1 × 1 1 1 - 1 1 - 1 1 i का i 1 - i का -i, तो ऐसे मैंने पूरा टेबल बना दिया। फिर क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें लिख दीजिए, क्योंकि सारे एंट्रीज इसमें बिलोंग कर रहे हैं क्लोजर टेबल या कंपोजिशन टेबल में, तो ये क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे एसोसिएटिव लॉ में मैंने 3 ले लिया, 1 - i, ऐसे 1 - i, जहाँ इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करिए, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, बाद में वही वैल्यू आएगी, ठीक है। ऐसे आइडेंटिटी में क्या हुआ, हमेशा मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है। देखिए 1 पे सारे एलिमेंट सेम ही आ रहे हैं, 1 पे 1, 1 पे -1 i आ रहे हैं, 1 पे i आ रहे हैं, -i है, तो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही होता। तो ये देखिए उसके बाद में इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होता है, इन्वर्स प्रॉपर्टी 1 × 1 जिससे इक्वल टू ई, जैसे मतलब इसका हमेशा इन्वर्स देखना, ई की वैल्यू हमारा 1 आया था तो 1 का इन्वर्स 1 हो जाएगा, ऐसे आपको निकाल लीजिएगा, उसमें टेबल से ई देख कर निकाल लीजिएगा। बाकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या आते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 1 × i = i × 1, दोनों तरह के लिख सकते हैं, तो ये आपका कॉमन दूरी की वैल्यू i = i आएगी, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो ये पाँचों चीज़ फॉलो हो गए। अवेलेबल के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, और उसके बाद में आइडेंटिटी, इन्वर्स एंड कम्यूटेटिव होना चाहिए, तो पाँचों हो गए, तो वो अबेलियन हो गया। पहला पार्ट आपका खत्म हो गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ इस एलिमेंट इन जी। देखिए एक होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है, एक होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होता है ना, जैसे कि यहाँ ग्रुप दिया है 1 - 1 i - i, ठीक है, तो ये जितने एलिमेंट इसमें, ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप = 4 हो गया। लेकिन कह रहा कि इस एलिमेंट का ऑर्डर, मतलब ऑर्डर ऑफ 1 आपको फाइंड करना, ऑर्डर ऑफ -1 फाइंड करना। तो देखिए हमको पहले देखना है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमको पता है इसमें 1 है, तो हमको हर एक चीज़ का 1 जितने बार आएगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे देखिए कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1 = 1 के पावर 1 करेंगे तो वो 1 बराबर आ जाए, तो वो ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। ऐसे ऑर्डर ऑफ -1 है, -1 के आपको 2 पारों कर देंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब क्या हुआ, इसका ऑर्डर हो गया आपका 2, ठीक है, इसका ऑर्डर हो गया 2। ऐसे ऑर्डर ऑफ i का हो गया i के पावर 4, तो ये i के पावर 4 कर देंगे तो i को 4 वैल्यू होती है 1, तो उसका ऑर्डर हो गया 4। ऐसे ऑर्डर ऑफ -i के पावर हम 4 कर देंगे तो वो भी i के पावर 4 आ जाएगा, और i 4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये ऑर्डर ऑफ i - i = 4 हो गया। अब देखिए इसमें थर्ड पार्ट है कि अगर ये क्या नाम है, ये जनरेटर, मतलब ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है, अगर जो है तो उसका जनरेटर फाइंड कर दे। तो देखिए गाइस इसमें देखिए सिंस देयर इज टू, ये मतलब जब एक जनरेटर इसमें होते हैं ना, इसमें 2 जनरेटर है, जैसे कि इसमें एक i है, एक -i है। आपको हम पहले करके बता दिए कि i से आप पूरा चारों एलिमेंट ले आएंगे और -i से भी चारों एलिमेंट आप ले आएंगे, तो ये जनरेटर हो गए। और जहाँ जनरेटर हो गए, जिस ग्रुप में जहाँ जनरेटर मतलब क्या होता है कि जिससे सारे ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट होते हैं, तो वो आपका जनरेटर हो जाता है, ठीक है। तो चूंकि हमको 2 जनरेटर मिला तो इसलिए साइक्लिक ग्रुप है। जहाँ एक ही मिलता तब भी ये साइक्लिक ग्रुप कहलाता, लेकिन हमको 2 मिल रहा, तो हमको जितना मिलेगा उतना हमको बताना पड़ेगा, ठीक है गुरु। फिर इसके बाद में आंसर नंबर 5 में आ जाते हैं। 5 में पहला है, इसको बुलियन फंक्शन को आपको के मैप के द्वारा सॉल्व करना है। इसको बताने हमको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं, लेकिन बता दे रहे हैं। इसमें मिन टर्म में दिया है, फंक्शन आपका ABCD वेरिएबल में है। मिन टर्म में दिया है M0 1 2 4 5 6 8 9 12 13 14। देखिए मैंने 4 वेरिएबल का के मैप बनाया, 4 वेरिएबल का के मैप बनाया। यहाँ से 0 1 0 1 3 4 5 7 एंड फिर इसके बाद 9 10 और 10 12 13 14 इतना वैल्यू दिया था, मैंने यहाँ पर कर दिया। और इसके बाद में देखिए ये 8 पेयर बन रहे बड़े वाले, हमको यहाँ मैक्सिमम पेयर पहले देखना है, तो देखिए बड़े 8 वाले बन रहे, तो 8 वालों को मैंने पेयर कर दिया। उसके बाद देखिए ये 2 का ये 2 से हम पेयर कर दिए, ऐसे ये 2 का ये 2 से पेयर कर दिया, तो हमारा जो फंक्शन आ गया ना, या हम बाकी इसको 8 को कैसे लिखोगे, इसमें यही कॉमन केवल 0 0, तो 0 किसका कॉमन, सी बार हो गया। ऐसे इसको लिखिए, तो देखिए इधर क्या कॉमन, ए बार कॉमन है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ये 0 किसका, डी बार का, ए बार डी बार हो गया। ऐसे ये भी आप लिखिए, इधर देखिए बी कॉमन है और इन दोनों में फिर डी बार कॉमन, तो ये आपका हो गया। ये देखिए आप के मैप सॉल्व कर लीजिए, सेमेस्टर में बड़ा आसान है। हम लोग क्योंकि डेली पढ़े हैं तो के मैप सॉल्व करना बड़ा आसान है। वहाँ पर 5 नंबर 6 नंबर मुफ्त में मिल जाएंगे हम लोग को। 5 का भी है,
कि इसमें आपको क्या है, रूल ऑफ इंटरफेरेंस यूज करके इसको शो करना है कि ये वैलिड है या नहीं है। जो इंटरफेरेंस में क्या होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, जैसे कि उसमें मॉड्यूल टॉलरेंस, सिंप्लीफिकेशन एंड एडिशन और हाइपोथेसिस, सेलोगियंस, बहुत सारे रूल्स होते हैं। उसको करके हम तो कहते हैं कि अगर जो आप लोग को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उस सेक्शन दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रहते हैं, 2 क्वेश्चन चॉइस करना होता है। अगर जो ऐसा क्वेश्चन अगर ट्रूथ टेबल से अगर जो इसको सॉल्व करना होगा तो आप लोग इसको करिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया तो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए कैसे होगा। यहाँ पर देखिए, रैंडी वर्क्स हार्ड, इसको मैंने मान लिया पी, मतलब आर मान लिया, आर रैंडी वर्क्स हार्ड। इफ रैंडी वर्क्स हार्ड देन ही इज अ डल बॉय, तो वर्क्स हार्ड को मैंने ऑलरेडी मान लिया, तो ही इज अ डल बॉय, तो रैंडी इज अ डल बॉय मैंने बी मान लिया। ठीक है, ऐसे क्या हुआ, इफ रैंडी इज अ डल बॉय देन ही विल नॉट गेट द जॉब, रैंडी विल नॉट गेट द जॉब का क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया जे। ठीक है, आर बी जे मैंने 3 चीज़ मान लिया। और उसके बाद में इसमें कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन ये है रैंडी विल नॉट गेट द जॉब, मतलब क्या, जे ही, जे को मैंने माना था ना, जे को मैंने माना था कि हाँ वो मतलब विल नॉट गेट द जॉब, तो यही जे इसका कंक्लूजन है। तो हमको प्रीमाइसिस, देखिए इसमें प्रीमाइसिस होते हैं, पहले आर था, फिर आर टेंस से बी हुआ और बी टेंस से जे, मतलब क्या हुआ, आर का मतलब कि रैंडी वर्क हार्ड कर रहा, तो इफ रैंडी वर्क हार्ड, मतलब इफ रैंडी ये, इफ रैंडी वर्क हार्ड देन रैंडी ही इज अ डल बॉय, और जी इफ ही इज अ डल बॉय देन ही विल नॉट गेट जॉब। ये इसका मतलब ऐसे ही प्रीमाइसेस ऐसे आते हैं। तो मैंने क्या किया, पहला स्टेप आर था, दूसरा स्टेप आर डैश बी था। तो देखिए ये 2 प्रीमाइसेस हो गए, तो ये दोनों प्रीमाइसेस, तो यहाँ से जो ये मॉड्यूल टॉलरेंस लगाकर यहाँ पर हमको केवल बी मिलेगा। देखिए बी ट्रू हो जाएगा 1 और 2 यूजिंग 1-2 मॉड्यूल पोनेंस के रूल से। उसके बाद में जैसे 4th आ गया, 3 और 4th में देखिए बी सेम है, तो ये भी आपका मॉड्यूल पोनेंस के रूल से ये भी खत्म हो जाएगा, केवल जे बचेगा। और हमको केवल यही प्रूव करना था कि जे हमारा स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए जे लास्ट में आ गया, तो यही कंक्लूजन में जे आया है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं हमारा वैलिड है, आर्ग्यूमेंट हमारा वैलिड है। ठीक है, ऐसे आपको प्रूव करना, मैं तो पहले ही आपको बोला हूँ, अगर जो ऐसा क्वेश्चन है, अगर उसमें ट्रूथ टेबल अगर जो कुछ ना कहा हो कि हाँ इसको प्रूव करिए वैलिड है या नहीं, तो ट्रूथ टेबल से कर दीजिए। लेकिन अगर जो ये कहा है कि मतलब उसको रूल ऑफ इन्फ्रेंस से आपको उसको करना है, तो फिर आप मत ही छूइएगा उसको, अलग क्वेश्चन देख लीजिएगा। नहीं तो अगर जो आप कर सके तो कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। 5 का सी आता है, इसमें क्या कहता है, इसको कंट्रापॉजिटिव और कन्वर्स एंड इनवर्स तीनों चीज़ में लिखना है, एक स्टेटमेंट में दिया है। देखिए ये बड़ा आसान है, इस ऐसा क्वेश्चन है, इसको कत्ती ना छोड़िएगा। देखिए इसमें क्या क्या, इफ टुडे इज संडे देन आई विल वॉश द कार, इसको एक स्टेटमेंट माना पी, और इसको आई विल वॉश द कार इसको माना क्यू। तो इसका देखिए जैसे देखिए P और Q 2 स्टेटमेंट है, तो इसका कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स मतलब क्या हुआ, P से Q गया है ना, तो Q से P हो जाएगा, ये आपका कन्वर्स हो जाएगा। ऐसे इसका इनवर्स क्या है, इनवर्स क्या है, इसका P है, P निगेशन P कर दो और निगेशन Q कर दो, ये आपका इसका इनवर्स हो गया। और कंट्रा पॉजिटिव क्या है, कंट्रा पॉजिटिव का इसका उल्टा कर दो, ये बस इतना है, इतने में आपको मुफ्त नंबर मिलेगा आराम से। देखिए जैसे इसका पहले मैंने क्या कंट्रा पॉजिटिव लिखा, कंट्रा पॉजिटिव मतलब सिग्मा क्यू नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन पी। तो क्या मतलब नेगेशन क्यू का क्या था, क्यू आई विल वॉश द कार, तो इसका नेगेशन क्या होगा, इफ आई विल नॉट वॉश द कार देन टुडे इज नॉट संडे। कि पी का भी नेगेशन क्या है, टुडे इज नॉट संडे। ठीक है, ऐसे आपको कन्वर्स में लिखना है, क्यू डैश पी इफ आई विल वॉश द कार, ठीक है, देन टुडे इज संडे। बहुत इजी गाइस, आप लोग लिख लेंगे इसको। इनवर्स ऐसे है, सिग्मा नेगेशन पी कंडीशनल नेगेशन क्यू, तो इफ टुडे इज नॉट संडे देन आई विल नॉट वॉच द कार। ये देखिए इतना ही करना, आपको फ्री का नंबर इसमें है ऑलरेडी। अब ऐसे ये देखिए, ये तो और आसान है, x + 5 = 8 देन x = 3। इसका कन्वर्स करना है, कन्वर्स मतलब पहले x = 3, देखिए सॉरी कन्वर्स करना, हाँ तो कन्वर्स करना है, इफ x = 3 देन 8 = x + 5, आराम से हो गया। ऐसे देखिए इनवर्स करना है, इफ x + 5 इज नॉट इक्वल टू 8 देन x इज नॉट इक्वल टू 3। इनवर्स में क्या करना है, डायरेक्ट आपको वहाँ निगेशन नॉट लगा देना, बस और कुछ नहीं। कंट्रा पॉजिटिव में क्या करना, इधर वाला उधर कर देना, निगेशन लगे रहेगा, इनवर्स निकालें तो उसका उल्टा कर दीजिएगा, इफ x इज नॉट इक्वल टू 3 देन x + 5 इज नॉट इक्वल टू 8। ठीक है गाइस, ये था क्वेश्चन 5C का। अब 6 क्वेश्चन आते थे 6 के पार्ट ए पे। 6 का पार्ट ए कह रहा है कि मल्टीग्राफ क्या होता है, मल्टीग्राफ क्या होता है,
मल्टीग्राफ होते हैं जो सेल्फ लूप नहीं कंटेन करते हैं, सेल्फ लूप नहीं करने लेकिन पैरेलल एज कंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, देखिए यहाँ कोई सेल्फ लूप मतलब ये देखिए ये सब सेल्फ लूप होते हैं, ये सब नहीं जो कंटेन करते हैं जो ग्राफ, तो वो मल्टीग्राफ कहलाते हैं। जैसे ये सब ये इसका पैरेलल एज है, तो ये जो पैरेलल एज या मल्टी एज कंटेन करे लेकिन सेल्फ एज ना कंटेन करे तो आपका मल्टीग्राफ होता है। एग्जाम्पल ये है। ऐसे प्लेनर ग्राफ क्या होता है, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेनर ग्राफ और नॉन प्लेनर ग्राफ क्या होता है। तो प्लेनर ग्राफ जो होते हैं वो प्लेन में ड्रॉ किया जाता है और ऐसे ड्रॉ किया जाता है कि उनके कोई भी एज एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल ले लिया, देखिए ये एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर कोई भी एज आपको क्रॉस नहीं कर रहा है। जैसे ये एग्जांपल ले लिया, कोई एज नहीं। प्लेनर ग्राफ आप लोग तैयार कर लीजिएगा गाइस, ये आराम से इजी एक नंबर एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। ये सब ऐसे शॉर्ट नोट में 5 नंबर में पूछ लिए जाएंगे। तो ये जितनी चीज़ें हैं सब इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, आप लोग देख लीजिएगा। यूलर ग्राफ मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यूलर और हैमिल्टन दो ग्राफ है, इसमें से बड़े नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और छोटे नंबर पे तो पूछा जाएगा। ए ग्राफ दैट कंटेन यूलर सर्किट, यूलर ग्राफ है। यूलर सर्किट को, यूलर सर्किट क्या है, जो एज सारे एज उसमें आ जाए और उसके फाइनल और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम रहे। जैसे कि देखिए यहाँ ए गया, यहाँ एस कवर करना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, एफ से सी से जी और जी से ए। सारे देखिए सारे आपका एस का मतलब इसमें क्या हो गया, कवर हो गया। उसके बाद में फाइनल यहाँ से स्टार्ट से चले तो फाइनल होकर फिर से स्टार्ट में आ गए। तो ये आपका यूलर ग्राफ हो गया या यूलर सर्किट हो गया, ठीक है। ये इसमें यूलर सर्किट में जाए कितने भी वर्टेक्स रिपीटेशन हो कोई मतलब नहीं होता, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा आते हैं इसका पिजन हॉल प्रिंसिपल। पिजन हॉल उसमें क्या होते हैं कि अगर जो एन पिजन है और एम पिजन हॉल्स है, देखिए एन पिजन है और एम पिजन हॉल्स है, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन होता है कि हमेशा जो नंबर ऑफ पिजन्स है वो ग्रेटर देन होना चाहिए नंबर ऑफ द पिजन हॉल्स। तो क्या कहते हैं कि इफ एन पिजन्स आर असाइन्ड टू द एम पिजन्स हॉल देन एटलीस्ट 1 पिजन्स हॉल कंटेन्स 2 और मोर पिजन्स। मतलब आप लोग वैसे ही जानते हैं, अगर जो 10 कबूतर हैं और 9 उस कबूतर खाना है तो कैसे आ जाएगा, 10 को इसमें एडजस्ट करना है तो 9 में तो एक हो जाएगा। ऐसे देखिए एक करके 9 में हो जाएगा, लेकिन फिर एक कबूतर अभी एडवांस बचा रहेगा तो वो एक किसी ना किसी में पीरियड में जाएगा तो वहाँ पर 1 से 2 अधिक हो जाएंगे ना। तो वही बात इसमें कह रहा है कि इफ़ एन पिजन्स आर असाइन्ड टू द एम पिजन हॉल देन एटलीस्ट 1 पिजन्स होल कंटेन्स 2 और मोर पिजन्स। यही आपको इतना स्टेट लिखना है और आपको फार्मूला अगर जो ना होगा फार्मूला लिख देना n-1/m+1, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है इजिकल टू मिनिमम नंबर्स ऑफ द पिजन्स, ठीक है। तो ये क्रोमेटिक नंबर क्या है, आपने ऑलरेडी हमको बताया। क्रोमेटिक नंबर इज द नंबर ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ द कलर दैट आर रिक्वायर्ड टू कलर द ऑल वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। किसी भी ग्राफ से सारे वर्टिसेस को कवर करने के लिए जितने भी मिनिमम नंबर कलर की आवश्यकता होती है वो आपका क्रोमेटिक नंबर होता है। रिकरेंट रेजोल्यूशन इसको आपको सॉल्व करना है 6b का है। तो क्या हुआ, देखिए ये आ गया हो गया आपको सबसे पहले देखिए इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन, इधर 0 होता है तो आपको डायरेक्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन पाकर और उसका वैल्यू निकाल कर CF के रूप में, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं CF PI, तो CF के रूप में डायरेक्ट उसको लिख देते, वही आपका आंसर हो जाता। लेकिन इसमें 3 दिया है तो ये आपको PI भी इसमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले फिर भी PI निकालने से पहले हम लोग CF निकाल देते। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर ये है ना ये x² + 6s + 9, इसका आप रूट निकालिए -3, -3। ध्यान दीजिए कि वहाँ पर जब रूट सेम था और रियल नंबर में थे तो क्या होते थे, उसका फार्मूला होता था C1 + C2x और ये जो भी वेरिएबल था मतलब आपका e के पावर r, कुछ भी जो भी m के पावर r जो भी आपका वेरिएबल होता था, ऐसे सेम यहाँ देखिए a+ यहाँ पर a + b अलग अलग मतलब कांस्टेंट ले लिए हैं, a + b × r और -3 कौन सा था, -3 की पावर r हो गया। ये आपका तो एक पार्ट हो गया, ये आपका CF होगा। आप कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है CF + PI। तो ऐसे ही यहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए देखिए ये 3 दिया ना तो इसमें माना जाता है कि ये देखिए कांस्टेंट दिया ना तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने कांस्टेंट मान लिया जाता है। अगर कांस्टेंट ना दिया होता ना तो कुछ और माना जाता, हर एक चीज़ के लिए अलग है। जैसे कि अगर जो यहाँ पर ये 3 के पावर n दिया होता तो 3 पावर n के लिए हमको मानना पड़ता है p × 3 के पावर n, ये ऐसे मानना पड़ेगा। इसके जगह पर मतलब जहाँ an रहेगा ना वहाँ पर p × 3 के पावर n रखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर केवल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही केवल मान लिया जाएगा। तो ये a के r पावर मतलब a r की पावर p = c, इसको आपको इस इक्वेशन में रख देना। किस इक्वेशन में, यहाँ पर पहले में
पहले हम आप रख दीजिए। तो जहाँ जहाँ ए आर है ना वहाँ पर केवल मतलब आपका हो जाएगा सी। तो देखिए यहाँ सी हो गया, यहाँ पर 6C हो गया, यहाँ पर 9C हो गया। देखिए यहाँ पर R-1, अगर जो यहाँ पर कांस्टेंट ना वेरिएबल कुछ लिया जाता ना तो वेरिएबल में भी ये घटता अगर जो R के टर्म में होता, लेकिन यहाँ वेरिएबल है तो मतलब कांस्टेंट है तो डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू रख दी 6 + 6C + 9C = 3। तो इनको सॉल्व करेंगे सी की वैल्यू आ जाएगी 3/16। और उसके बाद में जब ये 3/16 हो गया तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा ये क्या नाम है CF + PI। तो CF + PI A + BR × -3r + 3/16। तो इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में यहाँ से हम पहले इसमें कंडीशन दिए, इनिशियल कंडीशन A0 = 0 एंड A1 = 1। तो A0 पहले रखेंगे तो A0 की वैल्यू रख देंगे। यहाँ से मतलब A और B का वैल्यू हम निकालेंगे सबकी वैल्यू रखकर। यहाँ से हम मतलब ऐसे A1 की वैल्यू रखे तो दोनों को सॉल्व करके हमारा A और B की वैल्यू आ गई। जैसे कि A की वैल्यू यहाँ आएगी -3/16 एंड बी की वैल्यू आएगी -1/20। और फिर यही वैल्यू इसमें इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे ए और बी की। तो फाइनल आंसर आपका ये गाइस आ जाएगा। सिंपल है, आसान है, लेकिन अगर जो मैं कहता हूँ अगर जो आपको पता नहीं ज़्यादा फार्मूला वगैरह पता नहीं तो थ्योरी क्वेश्चन इसमें चूज कर लीजिएगा, ये मत चूज करिएगा। जनरेटिंग फंक्शन का क्वेश्चन है। एक लास्ट इसमें है कि हाउ मेनी वर्टिसेस डू द ग्राफ विल हैव इफ इट कंटेन 3 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 2 एंड 4 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3 एंड रेस्ट वर्टिसेस हैव डिग्री 4 नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ इज 15। तो गाइस आपको ये क्वेश्चन ऐसे दिया है, इसमें कुछ नहीं करना, एक रूल्स होते हैं, हैंड सेकंड थ्योरम होता है। उसमें क्या होता है कि सिग्मा n = 1 to n डिग्री ऑफ v = 2e, मतलब जो वर्टिसेस की जो डिग्री ऑफ सम होता है ना वो 2e के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका मतलब क्या नाम है 3 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 2, मतलब दो डिग्री के कितने वर्टिसेस है 3। तो देखिए 2 + 2 + 2 और उसके बाद में क्या किया 4 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3, 4 वर्टिसेस मतलब 3 + 3 + 3 + 3। उसके बाद कहा रेस्ट वर्टिसेस हैव डिग्री 4। हमको ये नहीं पता कितने सारे अभी बचे हैं वर्टिसेस कितने हैं फोर्थ के। तो मैंने देखिए 4 + 4 4 डॉट कर दिया यहाँ तक। उसके बाद 2 × 15, इधर एस की वैल्यू आपको 15 पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 × 6, ये क्या हो गया आपका 3 × 6 हो गया, मतलब 3 वर्टिसेस × 2 मतलब 2 डिग्री है। ऐसे 4 × 3 4 वर्टिसेस एंड 3 डिग्री है उसका। ऐसे n-7 × 3, देखिए 4 3 7, मतलब देखिए 4 3 7 और मतलब कुल मिला के 15 एजेस थे ना। तो हमेशा 15 एजेस मतलब 15 एजेस है, इसका मतलब उसका मिनिमम 14 वर्टिसेस होती हैं। तो देखिए n-7 × 4, यहाँ पर मतलब मान लीजिए 4 का तो एजेस मैंने यहाँ पर 4 इसका लिखा है डिग्री, और उसके बाद में कितने वर्टिसेस n-7 = 2 × 15, और यही n-7 की वैल्यू हमको n की वैल्यू निकालना। तो ये देखिए 2 6 और 4 12 12 6 18, और 18 में से 30 से 18 निकाल दिया 12 हो गए। और इधर देखिए n-7 × 4, 12 को 4 से डिवाइड कर दिया 3 हो गया। तो n की वैल्यू यहाँ देखिए n = 7 + 3 तो n = 10। ये आपका ऐसे आपको क्वेश्चन लगा देना, ये क्वेश्चन आपका मत छोड़िएगा, बड़ा इजी है। तो गाइज ये था सेकेंड सेशनल का आप लोग का पूरा सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड। इसके पहले वीडियो में मैंने 3 पार्ट तक पूरा कर दिया था। आज मैं 4 से 5 और 6 पूरा डिस्कस किया हूँ। तो गाइज मेरा आपसे ये मतलब आपको बेस्ट ऑफ लक है कि आप लोग अच्छा एग्जाम कर लीजिएगा, अच्छे से बढ़िया पढ़ के जाइएगा, ये वीडियो देख लीजिएगा, आराम से समझ लीजिएगा। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमको आगे ऐसे वीडियो बनाने का काफ़ी मोटिवेशन मिले। थैंक यू गाइस, मिलते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।